बोले आपने कहा हिंदी में लिखवा दीजिए, मैंने हिंदी में लिखवा दिया। मैंने कहा किया क्या, हुआ क्या? बोले असल में वो जो करंट अकाउंट का काउंटर था उस पर एक लड़की बैठती थी। मैंने उस पर लिखवा दिया करंट अकाउंट काउंटर के ऊपर जिस पर लड़की बैठती थी चालू खाता। वो मेरे केबिन में आई, मुझसे कहने लगी सर जी जो चीज व्यक्तिगत थी आपने सार्वजनिक क्यों कर दी? कई बार हिंदी का मसला ऐसी होता है। खैर से रोशनी देखो परियोजना भी ऐसी आ रही है। अभी एक योजना आई थी नरेगा योजना, देखो ना से शुरू हो रही है तो उसका क्या होगा? नरेगा। अच्छा मैं तो अभी देख रहा था पंडित जी, महीन जी, सर्टिफिकेट ऐसे बांटे जा रहे थे, इतनी तेजी से वो आवाज लगाते हैं हमारे आदरणीय जैसे कि मुआवजा बंट रहा हो। और आधुनिक परिवेश में देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे डीएलएफ वाले रॉबर्ट वाड्रा को फ्री जमीन दे रहे हो। वर्मा जी बैठ जाओ, अभी तो आनंद आएगा आपको। बैठ जाओ क्योंकि देखो हालांकि मुझे मालूम है शादीशुदा आदमी कुर्सी पे बैठने से डरता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन कई बार होता है। देखो योजना में बता रहा था नरेगा, मैं गया एक उसी परियोजना के अंतर्गत काम चल रहा था। मैंने देखा एक आदमी मिट्टी खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसमें से निकली हुई मिट्टी को फिर से भर रहा है। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये नरेगा। मैंने कहा यार ये कोई योजना? बोले ये योजना तो यही है कि एक आदमी मिट्टी खोदेगा, गड्ढा खोदेगा, दूसरा आदमी उसमें पौधा डालेगा और तीसरा उसे फिर से भर देगा। अब वो पौधा लगाने वाला तो आया नहीं, बाकी हम अपना काम कर रहे। तो भैया जिसे आना था वो तो आया नहीं, बाकी तो आप अपना काम करें। ये जब भी मुझे दिखता नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, ये नियोजन शब्द अटक जाता है दिमाग में। मैं सच बता रहा हूँ, एक दोस्त के यहाँ गया, 15 बच्चे खेल रहे बनाते हुए। मैंने कहा किसके हैं? बोले अपने ही है। मैंने कहा तू करता क्या? बोले यही। मैंने कहा यही मतलब? बोले परिवार नियोजन में हूं। मैंने कहा उसके बाद भी 15 बच्चे? बोले अभी तबादला हुआ, पहले तो विकास अधिकारी था। सरकार ने योजना निकाली अभी पीछे, बोले जिसके 2 बच्चे होंगे उसे हम 1 लाख रुपए राशि देंगे। तो एक अपने मित्र पड़ोसी शर्मा जी, फरीदाबाद में रहता हूं मैं, वहां का बात बता रहा हूं आपको, वहां की। वो शर्मा जी अपनी पत्नी के पास गए, बोले देख सरकार ने योजना निकाली है जिसके 2 बच्चे होंगे उसे शिक्षा नीति के अंतर्गत 1 लाख रुपए सहायतार्थ दिए जाएंगे। देख एक तो अपना ये है पिंटू, और मैं तुझे बताना भूल गया, जब मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी तो मुझसे एक गलती हो गई थी। अब तू कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं तो सरकारी योजना का लाभ मिल जाए। भारतीय महिला परंपरागत ढंग से 2 घंटे तो झगड़ा किया उसने। 2 घंटे बाद बोली तुम विश्वसनीय नहीं हो, तुम पर कैसे भरोसा करूं, ये है वो है। फिर उसके बाद उसने कहा कि भैया ऐसा है जब गलती हो ही गई तो उस गलती को ले ही आओ, सहायतार्थ 1 लाख रुपए मिल रहे। अब वो व्यक्ति जयपुर गया, शर्मा जी जयपुर गए, वापिस आए 3 दिन बाद। आते ही अपनी पत्नी को आवाज मारी, भाग्यवान इधर आओ, कहां है अपना पिंटू? तो वो बोली जी उसे तो ले गए। कौन ले गए? बोले जिसकी गलती थी। तो योजना का लाभ तो भैया सबको चाहिए। तालियां वाले इसलिए बजाते रहते। एडवांस पेमेंट मतलब अभी तो आपको इस लायक बना रहा हूं कि आप इनको सुनने के लायक हो जाओ, क्योंकि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने। महेंद्र शर्मा जी, जैनेन्द्र भाई और थोड़ा बहुत मैं, हम सब आपके बीच में सहजता से उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हमारे भाई महेंद्र जी भी तमाम देश विदेशों की यात्राओं में जिनका दखल रहा है, कोई बहुत छोटा नाम नहीं है, लेकिन सहज व्यक्ति हैं, आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों ईश्वर को पता चला कि ये बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति हैं, तो ईश्वर ने इनको इंसान के रूप में दर्शन दिए, और ये जानने के लिए कि कितने हाजिर जवाब हैं, इंसान के रूप में दर्शन देके कहा कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारी शादी में करीना कपूर से करा दूंगा, अगर तुम मुसलमान हो तो कैटरीना तुम्हारी, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो जेनेलिया डिसूजा से तुम्हारा विवाह पक्का, तुम्हारा नाम क्या है वत्स? तो ये बोले जी पंडित महेंद्र शर्मा अहमद बुखारी डिसूजा। ईश्वर को लगा बहुत शातिर है, बोले इसके नाम तो राखी सावंत की आई। अभी पिछले दिनों में पूछ रहा था इनसे, मैंने कहा पंडित जी एक चीज बताओ कि अगर आपकी प्रेमिका और सबसे घनिष्ठ मित्र एक कश्ती पर सवार हो और कश्ती डूबने लगे तो आप किसे बचाओगे?
बोला किसी को नहीं बचाऊंगा, सारे कर क्या रहे हैं एक कश्ती में। आदमी की मानसिकता, महिलाओं की बात चली। अच्छा, ताली वाली मैं इसलिए कह रहा था आप बजाते रहिएगा, क्योंकि आपकी तालियां हम कवियों के लिए ठीक वही काम करती हैं जो अमर सिंह के लिए जयप्रदा। ये मेरे दोनों भाई बैठे हैं बड़े, इनके सामने मैं बहुत छोटी कलम हूं, वास्तव में छोटी कलम हूं, आयु में भी, लिखने में भी, मंच पर भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कभी जब महसूस करता हूं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाता हूं। मुझे लगता है ये 1000 और 500 के नोट हैं, और मैं अगर अपनी तुलना करूं तो इनके आगे केवल एक 10 रुपए का नोट हूं। ये बात अलग है कि मार्केट में आजकल जितने नकली नोट चल रहे हैं सब 1000-500 मामले हो जाते हैं। देश हाथ पे लिख के लाया था। नहीं, मैं क्या करूं जी, मुझे तो भरवा, असल में क्या है कि सरकारी उसमें आता हूं तो मुझे आदत हो जाती है डुप्लीकेट कॉपी की। एक मित्र और है शर्मा जी, वो भी सारी शर्मा मिलते हैं मुझे, तो उनसे पूछा, बोले भाई तुमने शादीशुदा, तुमने दो पत्नियां क्यों रखी हुई हैं? बोले सरकारी मुलाजिम हो ना, डुप्लीकेट कॉपी की आदत सी पड़ गई, बॉस पता नहीं कब मांगा ले। कई बार हो जाता। महिलाएं बहुत, हमें समुद्र से लेकर, पाताल से लेकर आकाश तक जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी संगठन हैं, सब में मिलेंगी। केवल एक विभाग ऐसा है जिसमें आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी, वो विभाग है दमकल विभाग, क्योंकि उनका काम कोई आग बुझाना थोड़ी ना। ईश्वर ने घोषणा करी कि इस पूरे विश्व में सबको सुंदर और सुशील महिलाएं मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, सुंदर और सुशील दुनिया के कोने कोने में मिलेंगी। उसके बाद ईश्वर ने दुनिया ही गोल बना ली, अब ढूंढते रहो कौन आता। सच बता रहा हूं आपको, मेरे यहाँ क्या, अभी तो शायद बता रहे थे कुछ जलपान की व्यवस्था है। कई कवि सम्मेलनों में हम जाते हैं, जलपान नहीं होता, भोजन नहीं होता। ऐसे एक प्रोग्राम में गया, वहां पे खाना नहीं था तो भूख लग रही थी, मैं घर पहुंचा, जाती पत्नी से कहा, मैंने कहा भाग्यवान क्या बनाया है? बोली जो खाओगे बना दूंगी। मैंने कहा ऐसा कर, हरड़ की पीली दाल चावल बना लिया जी, इससे तो गैस हो जाती है। मैंने कहा फिर मटर पनीर कल ही तो बनाए थे। मैंने कहा पराठे से रात में कौन खाता भला पराठे? मैंने कहा फिर क्या बनाएगी जो आप कहो। हाजिर जवाब इतनी होती हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरे पड़ोस में रहते हैं एक अंकल आंटी, उनके बच्चे रहते हैं विदेश में। कविता नहीं है, अभी कविता लायक बना रहा हूं आपको। अभी ये समझ लो कि मैं आपको कविता के नाम पर सर्टिफिकेट बेच रहा हूं। कविता बाद में सुनाऊंगा। भैया इसका वॉल्यूम तेज कर देना माइक वाले, है ना। बहरहाल तो होता क्या है कि वो, मैं पड़ोस में गया, अंकल आंटी रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। महिलाएं कितनी हाजिर जवाब होती है उसका एक नमूना देता हूं। अब मैं गया, अंकल बात लेकर बैठ गए, आंटी साथ में बैठी। बेटा कल ही की बात है जब तुम्हारी आंटी से हमारा इश्क परवान चला, कल ही की बात है जब हमारा उनसे निकाह हुआ, शादी हुई, कल ही की बात है जब हमारे बच्चे हुए, कल ही की बात है जब बच्चों के बच्चे हुए, कल ही की बात है जब बच्चे विदेशों में सेटल हो गए, कल ही की बात है जब हम रिटायर हुए। तो आंटी साथ बैठी हैं, अंकल अपना मामला बता रहे हैं। और देखिए हाजिर जवाबी पर अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे पूरा समर्थन चाहिए, मातृशक्ति जो यहाँ पर है। अंकल बोलने लगे कि और कल ही की बात है जब हम रिटायर हुए, और बेटा कल हम में से कोई एक ही रह जाएगा। इतना सुनते कि पास बैठी आंटी तबाक से बोली, आज उसके बाद तो मैं मसूरी अपनी बहन के यहाँ चली जाऊंगी। फुल कॉन्फिडेंस। इसे कहते होता क्या, वो शादी होती है 1-2 साल तो समझती है खाता क्या है, पहनता क्या है, उड़ता क्या है, उठता कब है, सोता कब है। फिर 1-2 साल बाद उसकी बीड़ी सिगरेट की आदत छुड़वाएंगी, फिर कुछ पीने पिलाने की आदत होगी तो वो छुड़वाएंगी। फिर कुछ साल बाद उसका जो सबसे घनिष्ठ मित्र होता है पति का, उसके बीच में दूरियां बनवाना शुरू कर देंगे। 5-7 साल बाद फिर किसी मॉल में जाएंगी और रोमांटिक मूड में कहेंगी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे तूने पूरा सिस्टम तो फॉर्मेट कर दिया, बच्चे में बचा क्या? ये हो जाती कई बार। क्या हिंदी की बात करे तो एक ने कहा गाली को हिंदी में परिभाषित करो। बोला जी अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। वो एक योजना और आई, सच बता रहा हूं आपको, एक योजना और आई। उसमें था कि भाई जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसे सरकार बहुत लाभ देगी। तो एक उच्च अधिकारी ने अपने निम्न अधिकारी से, जूनियर से पूछ लिया, बोले भाई तूने रामलाल कितने बच्चे लिखवाए उस योजना के अंतर्गत? बोला साहब मैंने तो 8 लिखवाए। बोला बेवकूफ आदमी, सरकार लाभ दे रही है, मुझे देख मैंने 18 लिखवाए। बोले सर आप शादीशुदा भी तो हो। देश में अन्ना प्रकरण चल रहा,
सच बता रहा हूं, अपना देश इस उस पर कहीं नहीं चलता, सब जगह चल रहा है ये काम। अब मुझे याद है वो एक दिन 3 इंजीनियर मरने के बाद स्वर्गलोक पहुंचे। हालांकि आपको भी पता है इंजीनियर मरने के बाद कहां पहुंचते हैं, लेकिन मरने के बाद तो इज्जत देनी अपना फर्ज है। तो वो स्वर्गलोक पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक लिया, बोले मुझे पता चला तुम धरती से आए इंजीनियर हो, देखो ऐसा है स्वर्ग का द्वार ठीक करना है, इसकी मरम्मत में कितना खर्चा आएगा बताओ। पहला इंजीनियर पाकिस्तान का था, उसने कहा भैया 9,000 रुपए लगेंगे। बोला कैसे? बोला 3,000 लेबर कॉस्ट, 3,000 मटेरियल, 3,000 मेरा कमाई। दूसरा इंजीनियर चीन का था, उसने कहा भी 33,000। बोले कैसे? 11,000 मटेरियल, 11,000 लेबर, 11,000 मेरा प्रॉफिट। अपना भारतीय इंजीनियर था, पीएसयू से वीआरएस लेके गया हुआ था। उसने कहा भाई देख ऐसा है द्वारपाल, धरती पे ईसा जुगाड़ तो मैंने कर रखे हैं बथेरे, देख खर्चा आएगा 29,000, जिसमें 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 तो पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे जाने का। अपना देश तो ऐसे ही चल रहा है, चाहे नरेगा ले आओ चाहे कुछ भी कर लो, मैं सच बता रहा हूं आपको। और देखिए हम लोग तो जब तक कोई वेतन भत्ता या कुछ उस तरह का नहीं मिलता मामला टीए हंसना भी मुनासिब नहीं समझते। और मैं आपको बताऊं, मैं भी एक बहुत बड़े संस्थान में कार्य करता था, कविताओं के चक्कर में निकाल दिया गया। जब मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, मैं कनाट प्लेस चला गया। कनाट प्लेस में गया, वहां देखा 4 तोते बेच रहा था एक आदमी वहां पर एक पेड़ के नीचे। मैंने कहा भाई ये तोते बेचने के लिए? बोले हाँ साहब बेचूंगा। मैंने कहा विशेषता क्या है, रेट क्या है? तो बोले जी मैंने सोचा अब अकेला हूं, नौकरी नहीं है, इनसे ही बतिया लिया करूंगा, खरीद लेता हूं अगर अपनी औकात में रहे। तो उसने बताना शुरू किया, बोले जी पहला तोता 10,000 रुपए का। मैंने कहा इसकी विशेषता? बोले हिंदी विभाग देख लेता है। मैंने कहा दूसरा तोता? बोले 20,000 का। मैंने कहा इसकी विशेषता? बोले हिंदी विभाग के साथ फाइनेंस अकाउंट्स भी जानता है। मैंने कहा तीसरा तोता? बोले हिंदी विभाग, राजभाषा, फाइनेंस, अकाउंट्स और लाइसेंसिंग और तुम्हारा जितना भी एचआर एडमिन का काम है सब देखता है। ये 30,000 का। पहला 10,000 का, दूसरा 20,000 का, तीसरा 30,000 का, चौथा तोता बैठा हुआ। मैंने पूछा ये? बोला जी 2 लाख रुपए का। मैंने कहा इतना अंतर, इसकी विशेषता क्या है? बोले कुछ नहीं जानता, बस ये 3 तोते इसे अपना बॉस बोलते। तो देखो मैं बहुत सलीके की बात करता हूं, सुनना, हम हंसते भी नहीं कभी करके। मैं एक कवि सम्मेलन में मैं कहा, हाँ सुनिए, अक्सर क्या होता है कि हम कहते हैं कि अपने मोबाइल फोन को आप मनमोहन सिंह मोड पे रखिए और अगर कविता में कुछ अच्छा लगे तो अपने हाथों को दिग्विजय मोड पर लाइए। स्थितियां बहुत हो जाती हैं, पर आइए कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था और मनमोहन सिंह की बात चली साहब। मैं बताऊं पिछले दिनों तो ये को सपना आया। सपने में क्या आया कि पुतिन रूस के, ओबामा यूएस के और अपने ये वाले जिनका मैंने जिक्र किया, ये तीनों पहुंच गए ऊपर यमराज के पास। यमराज से बात चल रही थी इनकी। बोले प्रभु, ओबामा ने पूछा हमारे अमेरिका से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? तो उन्होंने कहा भाई 25 साल लगेंगे। ओबामा की आंख से आंसू। बोले क्यों रो रहे हो? बोले ये सोच के रो रहा हूं कि मेरे कार्यकाल में मैं अपने देश से भ्रष्टाचार का अंत नहीं कर पाऊंगा। पुतिन ने पूछा अपने रूस से कितने साल में भ्रष्टाचार खत्म होगा? तो उन्होंने बताया यमराज ने। बोले 35 साल। पुतिन की आंखों से आंसू। बोले भैया क्यों रो रहा है? बोले यही सोच के रो रहा हूं मेरे कार्यकाल में मैं अपने देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पाऊंगा। अब की हमारे वाले ने पूछा तो यमराज की आंखों में। बोले मेरे कार्यकाल में तो संभव ही नहीं। तो देश ऐसे चल रहा। वो अमेरिका ने एक मशीन बनाई पिछले दिनों चोरी पकड़ने की। 5 मिनट प्रयोग में लगाई, 10 चोरी पकड़ में आई। फिर चीन वाले ले गए। वो चोरी पकड़ने की मशीन प्रयोग में लगाई, 1 घंटा प्रयोग में लगाई तो 100 चोरी पकड़ में आई। फिर हमारा पड़ोसी मुल्क ले गया, 5 घंटे चोरी पकड़ने की मशीन प्रयोग में लगाई तो 500 चोरी पकड़ में आई। तो मशीन से ही आवाज आने लगी तुम तो हो ही छोटे। उसके बाद वो चोरी पकड़ने की मशीन अपने भारत में प्रयोग के लिए लाई गई। जैसे ही मशीन एयरपोर्ट पे आई, मशीन चोरी। क्या कर देगा अपना कुछ बंद तो है ही ऐसे। सुनिएगा, एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था। मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे।
मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ से रखे हैं और मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत लेने आए तो बोला आज कवि सम्मेलन है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का। देखिए हम कल्पनाएं करते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की, कई बार कोशिशें करते हैं। मैंने एक ऐसी कल्पना की, कहीं आप तक पहुंचे तो मुझे जताइएगा। मैंने कहा कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश। देखो अपन किसी की पीड़ा पे कितने मुस्कुराते। ये अपनी भारतीय मानसिकता है। घर आए प्यासे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते हैं, पर त्योहार होता तो 200 किलोमीटर गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। किसी नंगी पीठ को, नंगे बदन को देखते हैं तो 20 रुपए का गमछा नहीं उड़ाते हैं, लेकिन लाश पे कीमती से कीमती कफन चढ़ाते हैं। क्योंकि करना क्या था, हमें करना था कि चीजों को इस्तेमाल करना था, लोगों से रिश्ता बनाना था। और हमने किया क्या, हमने चीजों से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कमोबेश वही स्थिति आजकल हिंदी की है। क्योंकि कहीं मुझे अपने मित्र बड़े भाई ओम व्यास जी की कोई एक बात याद आती है। देखिए अब व्यंग की बात करता हूं, पहुंचे तो मुझे बताइएगा, उस मानसिकता के धरातल पर आपको लेकर चलता हूं। हंसना हंसाना अपनी जगह, व्यंग अपनी जगह। देखिए आदमी, उदाहरण देता हूं, आदमी जूते खरीदता है, हम जूते खरीदते हैं, नीचे जूते पहनते हैं रीबॉक की अन्य बड़ी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी के 3-3.5 हजार के, उसके ऊपर डेनिम की जीन्स पहनते हैं पेपर एंगलर की 2-2.5 हजार की, उसके ऊपर कमीज पहनते हैं वैन हुसैन और अन्य ब्रांड की 1400-1500, 1000-1200 की, और उसके ऊपर सिर पर 50 रुपए की टोपी पहनते हैं जनपद से खरीदी हुई, और वो भी उल्टी। कहने का अर्थ हम नीचे से महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन यहां से हल्के होते जा रहे हैं। हमारी भाभियों का भी यही हाल है, महिलाओं का भी यही हाल है। 20 रुपए का चमड़े का बक्कल लेती है जूड़े में लगाने, उसके बाद ब्रांडेड नल्ली की साड़ी या सेल में लगी हुई महंगी से महंगी साड़ी, उसके नीचे इतनी बढ़िया सैंडल के महेंद्र शर्मा जी का तो खाने का जी करे। सच बता रहा हूं, मैं तो कई बार ट्रैफिक में चलती हूं। जैनेंद्र भाई तो आजकल हॉस्पिटलों में इसलिए एडमिट हो जाते हैं क्योंकि कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में नर्सें बहुत खूबसूरत हैं। तो भैया 20 रुपए का बक्कल लेंगी, जूड़े पे लगाने के लिए महंगी से महंगी साड़ी लेंगी, नीचे इतनी खूबसूरत सैंडल और 33,000 प्लस का सोना नीचे पैरों में पहनती हैं। कहने का फिर व्यंग की भाषा आप तक पहुंचे कि हम नीचे से तो महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन हम यहां से हल्के होते जा रहे हैं। देखिए एक रिश्ता देता हूं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर करा दी। बहुत बढ़िया। असल में मैं जमता हूं तो इन्हें परेशानी हो जाती है कि क्योंकि देखो अगर सचिन मार गया पहली सेंचुरी तो बाद में हेरे गेरे कोई भी खेल करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खेल रहे पूरा। बहुत विचित्र प्राणी है ये, सच बता रहा हूँ। जैनेंद्र भाई के घर में एक दिन गया, बड़े हाव भाव से इन्होंने खाना वाना खिलाया, मुझसे कहने लगे दीपक भाई एक रोटी और खाओ, एक रोटी और खाओ। आदमी पूरा कैलकुलेटिव है आजकल, चाहे कुछ भी बाहर से वो लबादा ओढ़ता रहे। बोले एक रोटी और खाओ, एक रोटी और खाओ। मैंने कहा भैया 6 तो पहले ही खा चुका हूं। बोले ना खाई तो तेने 8 है, पर गिन कौन रहा है। तो आदमी का भरोसा नहीं है कुछ भी। पर सुन लो, एक रिश्ता देना चाहता हूं कि एक आदमी ने करके शादी, हल्की फुल्की बातों से आपका मन देखो कहां से कहां लेके चलता हूं कि, और रावण, वो रामलीला की बात की। देखिए स्थितियां यही हो गई कि एक था वो रावण जिसकी थी 20 आंखें और नजर सिर्फ एक महिला पर।
एक था वो रावण जिसकी थी 20 आंखें, नजर सिर्फ एक महिला पर, और एक हम हैं कि आंखें 2, नजर हर महिला पर। एक हम हैं कि आंखें 2, नजर हर महिला पर। लेकिन ये कहते हुए मुझे आती शर्म है। जरा सोचो कि रावण वो था या हम हैं, रावण वो था या हम हैं, रावण वो था या हम हैं। आइए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अन्य, हमारे जो कवि यात्रा में थे, अभी पहुंच गए हैं। विनय विश्वास जी का मैं एक बार चाहता हूं तालियों से स्वागत करें। आइए करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आइए मैं एक दो छोटी छोटी कविताएं देता हूं, उसके बाद तमाम लोग के। मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। हमारी मानसिकता जो मैंने कही कहां पहुंची, एक गिलास घर आए को पानी नहीं पिलाना, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगानी है। वहां ब्रिज घाट पर, वहां पर जो भी गंगा के किनारे हैं, गढ़ गंगा है, वहां पर पुण्य कमाने के चक्कर में गाड़ियां इतनी आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिलता। काहे की आस्था, काहे का श्रद्धा, काहे का ये सब। और आजकल ये बताऊं, आजकल आप तो ये जिस प्रभु की वो कर रहे हैं, प्रभु भी खुद शातिर हो गए हैं। मैं तो अभी पिछले दिनों अक्षरधाम मंदिर गया, विनय भाई, अक्षरधाम मंदिर गया तो ये जैनेन्द्र भाई का फोन आ गया, बोले कहां पर है? मैंने कहा अक्षरधाम मंदिर राम जी के दर्शन करने आया हूं। बोले जीटीवी में न्यूज आ रही है, वहां बम रखा, तो निकल ले बेटा वहां से। मैंने कहा यार अच्छी बात है, थैंक यू। मैं निकलने लगा, मुझे लगा यार अपना ईश्वर से अच्छा खासा बातचीत है। मैंने कहा श्री राम को ही फोन करके बता दूं आपके मंदिर में बम है। मैंने कहा भगवान श्री राम, मैं कवि दीपक गुप्ता बोल रहा हूं, पता चला न्यूज से कि आपके मंदिर अक्षरधाम में बम रखा है। बोला बेटा मुझे तो 6 दिन पहले पता चल गया था, मैं तो खुद करोल बाग में होटल किराए पे लेके रह रहा हूं, तू निकल ना। तो आज के लिए मामले ऐसे हो जा रहे हैं, पर सुनिएगा, ये मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया। और मैंने बोतल की बात करी, देखिए बोतल, हम बोतलों से भी पॉजिटिव बात निकाल लेते हैं। ये बोतल जो होती है, ये जिंदगी भर आदमी का साथ देती है। आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो दूध की बोतल चाहिए, बड़ा होता है स्कूल जाता है फिर पानी की बोतल चाहिए, थोड़ा और बड़ा होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए। मेरी युवा पीढ़ी यहाँ पे बैठी है, कभी वैसे ऐसे लोगों में फंस जाता तो बियर की बोतल चाहिए, सोडे की चाहिए, फिर विस्की की चाहिए। जब वो भी बर्दाश्त नहीं होती तो फिर खून की बोतल आ जाती है, और जब खून की बोतल से भी उसका काम नहीं होता तो फिर लास्ट में गंगा जल की बोतल चाहिए। ये बोतल का मामला है। लेकिन आइए पॉजिटिव चीज है, मुझे याद है वो पिछली होली पे एक आदमी खाली बोतल लेके बैठा हुआ, बड़ा दुखी, एक बोतल उठाई दे के दीवार पे मारी, बोले तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल उठा के दीवार पे मारी, तेरी वजह से मेरा काम धंधा चौपट हुआ। तीसरी बोतल उठा के मारी, बोले तेरी वजह से मुझे सारा मामला गड़बड़ चल रहा है। चौथी बोतल उठाई, उसमें 2.5 पैक बचे हुए थे, बोला तू एक तरफ हो जा, तेरा कोई कसूर। ये सारे वही मजे ले रहे हैं जो 8 बजे वहीं मिलेंगे। मुझे मालूम है सारे किस्से थे, क्योंकि देखो आदमी का संकल्प लेना बड़ा कठिन काम होता है, विकल्प ढूंढना बहुत आसान काम होता है। आदमी रोज रात को पीने के बाद सुबह उठ के यही सोचता कि अब से बंद। फैक्ट बता रहा हूँ मैं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ, प्रैक्टिकल कविता लिखता हूँ। एक आदमी संकल्प लिया कि भैया आज से नहीं पीऊंगा, ये सोचकर 1 रुपए का सिक्का उछाला। देखो जुगाड़बाज अपन कितने हैं, क्योंकि गांधी जी बोल गए थे रिश्वत देना अन्याय है, हमने समझ लिया रिश्वत देना एक अन्य आय है, तो अपन जुगाड़ अपने आप ही निकाल लेते हैं। एक आदमी ने शराब नहीं पीऊंगा ये सोच के एक सिक्का उछाला, आसमान की ओर उछाला, ये सोच के उछाला कि अगर हेड आया तो विस्की पीऊंगा, बिंदास जीऊंगा, अगर आया टेल तो पीऊंगा जिन, चाहे दुनिया रहे खिन। सिक्का जमीन पर गिरा तो पीऊंगा रम, और अगर हवा में रह गया तो आज से ही बंद। क्या कर लोगे मान लो, कुछ नहीं कर। ये मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। इस बात ने पुजारी का ध्यान आकर्षित किया। उसने भक्त से प्रश्न किया, तुमने ये मिनरल जल ही क्यों अर्पित किया? तो करते हुए पुजारी की शंका का निदान, बोला श्रीमान मान लीजिए भगवान हो जाए प्रसन्न, दे दें दर्शन। बोले मांग वरदान, तो मैं तो मांग ही लूंगा वरदान में अपनी मनचाही वस्तु, हो सकता उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु।
क्योंकि अपने देश में जब देवता दूध पी सकते हैं तो संभव है प्रदूषित जल से उनके गले में टॉन्सिल भी हो सकते हैं। ये हमारी मानसिकता। आइए अंतिम कविता देता हूं। पूरा परिवेश जो न्यूज समाचार पत्र आप देख रहे हैं, तमाम चीजों को मद्देनजर रखता हूं। किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी नेता का नाम नहीं लेता। हालांकि मुझे पता है भी आईटीओ पे 4 दिन पहले एक आदमी को पकड़ लिया, रात पुलिस वालों ने, संदिग्ध अवस्था में था, लेकिन था आदमी बहुत कमजोर दिल का। पुलिस वालों ने पूछा भाई कौन है तू? बोला हुजूर चोर हूं। बोले वो तो ठीक है, पर कौन सी पार्टी का है? जन की भाषा पहुंचे तो देखिए। कहता हूं कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं, अंतिम कविता देता हूं, देश का माहौल देखिएगा और कविता देखिएगा। बात की बात है, संकेत का संकेत है, गालियां की गालियां और संदेश का संदेश है। विनय भाई कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं। ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं। यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं। और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। और कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है। और ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो है राजनीतिक दलों, बाहुबलो, शनिचरो, अब तो टलो। तो है बाहुबलो, राजनीतिक दलों, शनिचरो, अब तो टलो। भले तुम एकला चलो पर देश को यूं मत चलो और अपने अपने झंडों को ऊंचा 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 और ऊंचा उठाओ। लेकिन मेरा निवेदन है कि अपने सभी झंडों को एक छत्र यानी तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ।